सुनील सुब्रमण्यम साहब हमारे साथ जुड़े हुए इंडस्ट्री एक्सपर्ट हैं। सुनील जी, मैं लक्ष्मण बोल रहा हूं और हमारी कई बार शो में बातचीत हुई है, तो आप बड़े ही आशावान रहते थे हमेशा, भले ही कितने भी स्पीड ब्रेकर ना हो। अब तो आप और ज्यादा आशावान कह के बड़े खुश होंगे कि अब तो कहीं कुछ रहा ही नहीं, जब सीधे ऊपर ही जाना है बाजार को। नहीं, बिल्कुल भैया। और आपको फ्राइडे को याद है हमने डीएस्केलेशन की बात भी की थी। आपने पूछा था होगा, तो आपने बोला आपकी ऑप्टिमिज्म कहां से आती है। तो डीएस्केलेशन तो हो गई है। तो मेरे ख्याल में अब जो एक मैं कहता हूं ना, अनसर्टेनिटी जो है मार्केट में, जो भी साइडलाइंस पे वेट कर रहे थे वो अभी मार्केट में घुस के आएंगे, नंबर वन। नंबर टू बात है कि अब मार्केट अभी सस्ता नहीं था, अब और भी बढ़ेगा। तो शायद मेरे को क्या है कि अब एक महीने के अंदर वापस हमारी मार्केट ओवर वैल्यू लगेगी और सभी फ्यूचर को डिस्काउंट करके, तो अगले एक मंथ के लिए जब तक बीटीए अनाउंस होती है, तो बीटीए के यूएस बीटीए के अनाउंसमेंट से और भी एक ऊपर चलान लग सकता है। और जैसे अनुज जी ने अभी कहा और कल हमने शो भी कहा कि डिफेंस के ऊपर शॉर्ट टर्म व्यू ना ले, राइट, वो भी सही निकला है। अभी अनुज भी कह रहे थे कि डिफेंस में प्रॉफिट बुक कर ले। तो आई थिंक बात अभी क्लियर है कि फंडामेंटल्स पे अभी फोकस होगा और उस फंडामेंटल्स में तेल का दाम की गिरावट, यूएस में रेट कट की, इंडिया में आरबीआई की रेट कट की, हमारे जीएसटी के नंबर अच्छे आने की खबर, और उसके साथ जो भी आरबीआई का सपोर्टिव स्टांस के साथ जो याद है वो 1 लाख करोड़ का अभी मिडिल क्लास के हाथ में पैसा आएगा। तो अभी सब सिचुएशन सही है, मॉनसून का आउटलुक भी सही है। तो मुझे कोई कलंक नहीं दिख रहा है इमीडिएट फ्यूचर के लिए। सब एक ऑल पाथ क्लियर है कि डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर अब तक सावधान रहे। एफआईएस ने चलाया मार्केट पिछले 10, 15, 20 दिन में। डोमेस्टिक इन्वेस्टर्स ने कभी देखा अपने, कभी सेलिंग, कभी थोड़ी बाइंग, अब वो भी भरपूर वापस आएंगे मेरे ख्याल में। डीआईएस का भी सपोर्ट अभी जबरदस्त मिलेगा। तो एक बात है कि पहले हम कहते थे कि खाली लार्ज कैप, क्योंकि एफआईएस की वापसी है, स्ट्रेंथ उधर ही है और सेफ्टी की एस्पेक्ट है। अब मुझे मिड एंड स्मॉल कैप के में भी रैली दिख रही है, क्योंकि डोमेस्टिक फंड्स जब घुसते हैं तो नेचुरली उनका एक ब्रॉड मार्केट का आउटलुक होता है। तो मेरे लिए अभी लार्ज, मिड और स्मॉल तीनों में एक भविष्य अच्छी दिख रही है अगले 2, 3, 4 महीने के लिए। जी, तो सभी स्टॉक्स को खैर मंडे को तो पंख लगते हुए नजर आएंगे, नए निफ्टी लेवल्स और नए सेंसेक्स लेवल इंडाइसेस में भी, और इनफैक्ट किसी भी तरह का स्टॉक हो, क्योंकि एक बड़ी खबर बाजार को आज मिल गई है। जो अनिश्चितता थी वो दूर हुई है, बाजार को वो पसंद आता है। आइए आगे बढ़े। उससे पहले कुछ देर पहले जो एमईए की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई, जहां अनाउंसमेंट हुई पहली बार कि आप दोनों देश युद्ध विराम पर जा रहे हैं और अपनी शर्तों पर भारत ने माना। आपको दोबारा सुनवा देते हैं। Director General of Military Operations of Pakistan called the Director General of Military Operations of India at 15:35 hours earlier this afternoon. It was agreed between them that both sides would stop all firing and military action on land and in the air and sea with effect from 1700 hours Indian Standard Time today. Instructions have been given on both sides to give effect to this understanding. The Directors General of Military Operations will talk. और अब हमारे साथ जुड़ गए इनाम ग्रुप के चेयरमैन वल्लभ भंसाली। वल्लभ जी, बहुत स्वागत है आपका। तो एक देखिए, शांति की बात आई है, युद्ध तो किसी भी दिन अच्छा नहीं, लेकिन भारत ने अपने शर्तों पर युद्ध विराम माना है। देश के लिए और बाजार के लिए, सबके लिए कैसा रहेगा? निश्चित ही अच्छा रहेगा। शांति ही जीवन है, युद्ध तो नहीं। तो शांति तो जीवन को फिर बढ़ावा देगी, तो बहुत खुशी की बात है। हर किसी के लिए अच्छा ही होता है, हर किसी के लिए अच्छा है। जी सर, मार्केट एंड बिजनेस के लिए कैसा अब, क्योंकि ये थोड़ा अनएक्सपेक्टेड था, लड़ाई जिस मोड़ पे चली गई थी ऐसा लग रहा था कि अभी पता नहीं कितनी लंबी जाएगी, लेकिन एक सॉर्ट ऑफ सरप्राइज ये आया है, अपनी शर्तों पे आया है, अच्छी बात ये है। लेकिन मार्केट से इसे कैसे लेंगे? ये एक दुखद सत्य है कि ऐसी घटना के बाद में एक राष्ट्रीय भावना की बड़ी लहर देश में फैलती है, और उस लहर को अगर हम अच्छे से कंस्ट्रक्टिव, रचनात्मक कार्य के लिए उपयोग में लाएं तो बड़े अच्छे काम भी हो सकते हैं, और वो उसका पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक सब चीज अच्छी हो सकती है। क्लियरली भारत ये जानता है कि इस देश ने 1948 से टेररिज्म का ही काम किया, कभी ट्राइबल्स बन के, कभी क्या बन के। तो वो तो इसके भरोसे तो नहीं रहेंगे। एक बार शांति हो गई है
इसलिए दोनों देश अपने अपने ढंग से फिर युद्ध के लिए या अपने सुरक्षा के लिए तैयार होंगे। और हमारी सुरक्षा के बारे में अब सोच पहले से कई गुना ज्यादा सजग होगी, टेक्नोलॉजी एडवांसमेंट के लिए होगी। तो ये सारे सेक्टर्स के अंदर एक विशेष ध्यान आएगा और हो सकता है कि सरकार की नीतियों में जो सुधार करने की बात चल रही थी उसे एक बड़ी तेज गति मिले। अगर ऐसा होता है तो ये दुखद पीरियड जो चला पिछले 15-17 रोज का, उसमें से बड़े सुखद परिणाम आ सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि सरकार अब अपनी नीतियों में आमूल चूल रद्दोबद्दल करने का भाव जो नीचे नीचे चल रहा था उसे सर्वोपरि लाकर उस पर काम करे। जी वल्लभ साहब, एक और प्रश्न ये होगा कि डिफेंस सेक्टर जो है, हम मानते थे कि भारत काफी कुछ उसमें कर रहा है और काफी कुछ करके, लेकिन शायद ये परिस्थिति जो बन गई दुर्भाग्यवश, उसमें ये चीज निकल कर आई कि भारत का डिफेंस सेक्टर कितना मजबूत है। हमने अपने इंडिजीनियस हथियारों में से बहुत सारों से कितनी अच्छी तरीके से पाकिस्तान के साथ लोहा लिया और इनफैक्ट बहुत, चाहे वो हमारे ड्रोन्स हो या और दूसरी चीजें हो, क्या यहां से डिफेंस सेक्टर को एक नई रफ्तार मिलेगी, उसको एक नया सम्मान मिलेगा और फिर जब वो होगा तो शायद पंख भी मिले? जब मैंने आमूल चूल परिवर्तन की बात की तो उसके अंदर ये सारी बातें सम्मिलित हो गई कि हम ये 1965 से देख रहे हैं कि उस समय हमारे नेट विमान, हमारा विजयन टैंक, उन्होंने भी काम किया था। उसके बाद तो हम कई हजारों माइल आगे निकल गए हैं, लेकिन फिर भी जो लोग इस सेक्टर से जुड़े हैं और खास करके एडवांस टेक्नोलॉजी में जुड़े हैं, अभी भी सरकार की तरफ से उन्हें उतनी प्राथमिकता और उत्साह प्रोत्साहन नहीं मिलता जितना कि मिलना चाहिए। अब मैं जब कहता हूं कि ये मिलेगा, उसके लिए सरकार किस तरह व्यापार को देखती है वो तरीका ही बदलना पड़ेगा। हमारे देश की कंपनियों के लिए हमारे व्यापारियों के देखने का जो तरीका है उनको वो बदली करना पड़ेगा। एक डीरेगुलेशन की बात आई है तो कंप्लायंसेस घटाना एक लेवल का चेंज है, डीरेगुलेशन करना दूसरा लेवल का चेंज है, और तीसरा लेवल का चेंज है कि जय जवान जय किसान जय वणिक के व्यापार को आप केवल व्यापार से विकास हो सकता है और उसके आप साथी बनेंगे, उसे मां की तरह आगे बढ़ाएंगे। वो तीसरा आमूल चूल परिवर्तन है। इस दुनिया के अंदर भारत जैसा वाणिज्य का जानकार देश नहीं था। 1000 साल से हम मार खा रहे थे, 60-70 साल से बहुत ज्यादा मार खा रहे थे। उसके अंदर कुछ चेंजेस हुए हैं, वो चेंजेस बहुत तेज गति से हों और बड़े विश्वास के साथ हों। इससे ज्यादा हमारा व्यापारी वर्ग, हमारा स्टार्टअप वर्ग, टेक्नोलॉजी वर्ग अपने आप को सिद्ध नहीं कर सकता था। पूरी दुनिया देख रही है और अचंभित है। अब हमारे सरकार के लोग ही उससे रिकॉग्नाइज करें और सारी नीतियों के अंदर उसको आगे रखकर काम करें। जी, मेरे सहयोगी लक्ष्मण रॉय भी मेरे साथ हैं। सर, आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे? जी लक्ष्मण, प्लीज एक प्रश्न और। जी लक्ष्मण सर। भंसाली साहब, एक सवाल मेरे तरफ से ये है कि बाजार के लिए एक, जैसा कि कहा विपिन जी ने कि एक अचानक से आया हुआ घटना थी, लेकिन इससे पहले दो घटनाएं, यूएस के टैरिफ और यूके के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट हो गया, इंडिया पाकिस्तान सीज फायर हो गया, यूएस टैरिफ का नेचर मोर और लेस अब क्लियर हो गया है। तो बाजार के लिए अब कोई रिस्क फैक्टर आपको दिख रहा है कि अब बाजार सब अच्छे हैं? देखिए, बाजार के लिए तो रिस्क फैक्टर्स उसके फंडामेंटल्स ही होते हैं, उसके वैल्यूएशन ही होते हैं। कंपनियों के अंदर पॉजिटिव आगे नीतियां, स्ट्रेटेजी, मैनेजमेंट चेंजेस, ये सब चीजें होती है और वो सब तो रहती है। ये क्षणिक होता है कि एक बार दुख की लहर सुख में आ जाती है। अब गरीब लड्डू भी बांटेगा तो कितने दिन बांटेगा? तो एक दिन बांटेगा, इसके बाद तो उसकी गरीबी का सत्य तो है ही। तो उसी तरह हमारी भी जो सत्य है फंडामेंटल्स के, हमारी वैल्यूएशंस के, वो तो रहेंगे ही, लेकिन इसका उपयोग करके जो मैंने कहा कि हमारी नीतियों में हम रद्दोबद्दल करें, हमारी सरकार व्यापार को देखने का तरीका बदले, तो ऑल्टरनेटिव वे ऑफ डूइंग बिजनेस, ये वाला जो एक विचार है सरकार के अंदर कहीं कहीं है, अभी वो आगे नहीं पसरा है। अगर वो होता है तो बड़ा फर्क बाजार को पड़ सकता है। चलते चलते एक सवाल कि अब फोर्थ क्वार्टर के रिजल्ट आने शुरू हो गए, लगभग एक पिक्चर क्लियर हो रही है, तो इससे बाजार किस तरह से क्यों लेना चाहेगा? तो वही फंडामेंटल्स की बात है। अभी तो क्वार्टर का रिजल्ट तो ठीक है, अभी हम तो सब 26-27 के रिजल्ट देख रहे हैं, तो वो रिजल्ट्स में क्या फर्क आएगा अगर हमारा ये जीएसटी के नंबर कूदने लगते हैं अगले 3-4 महीने में। बहुत बहुत धन्यवाद।
शांति फैली है। बहुत बहुत धन्यवाद। खुशी की बात है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। हर कोई शांति चाहता है, शांति ही जीवन, आपने शुरू में कहा, बड़ी अच्छी बात थी। बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो विपिन जी, ये आपने देखा कि बाजार को भी अब एक बड़ी राहत मिली है, बाजार के दिग्गज भी इसे एक बहुत बड़ा फैक्टर मान रहे हैं बाजार के लिए कि अब बाजार को रुकने वाला कोई चीज ऐसा दिख नहीं रहा, फंडामेंटल मजबूत है ही। और मुझे लगता है कि बाजार को सोमवार को जब बाजार खुलेगा तो हमारे निवेशक बड़े निश्चिंत भाव से अपना कॉल ले पाएंगे कि हमें करना क्या है और कहां पैसा लगाना है, कहां से बचना है। विपिन जी बिल्कुल। तो लक्ष्मण, हमारे साथ और भी कई गेस्ट मेहमान जुड़े हुए हैं, लेकिन क्विकली आपसे जो एक सवाल आते आते रह गया, फिर बहुत सारा घटनाक्रम वहां आ गया, वो जो 2 पॉइंट थे, एक आज दिन का पॉइंट कि भारत ने कहा कि एक रिजोल्यूशन लिया कि हम पे किसी भी तरह का आतंकवादी हमला हम मानेंगे एक्ट ऑफ वॉर है, और शाम को हुआ ये सशर्त युद्ध विराम। इसका आप एक गठजोड़ बता रहे थे, उसे कंप्लीट करें फिर आगे बढ़ते हैं। बिल्कुल, ये बहुत ही सिंपल सा अब लाइन क्लियर हो गया है कि हम सीज फायर कर लिए हैं, आप जाके रोए गए अमेरिका के पास, अमेरिका ने रिक्वेस्ट किया, हमने कहा चलो भाई ठीक है, हम सीज फायर कर लिए। लेकिन अगर आपने फिर से कोई आतंकवादी गतिविधि की हमारे यहां, कोई आतंकी हमला हुआ, आतंकी घटना हुई, तो हम उसे महज आतंकी घटना नहीं मानेंगे। ये सीज फायर वगैरह जाएंगे भाड़ में, हम आप पर करेंगे हमला, क्योंकि आतंकी घटना हमारे लिए हो जाएगा एक्ट ऑफ वॉर। एक्ट ऑफ वॉर का मतलब है कि एक सोवरेन कंट्री के सोवरेनिटी के ऊपर आपने हमला किया है। जब एक सोवरेन कंट्री के सोवरेनिटी के ऊपर हमला करेंगे तो हम आपके घर में घुसकर मारेंगे, सीमा पार से जाके हमला करेंगे। ये एक्ट ऑफ वॉर का प्रतिक्रिया में हम कार्रवाई करेंगे, ये कानूनी आधार अब सरकार को मिल गया है। अब उसके बाद अमेरिका भी नहीं कह सकता कि अब आप छोड़ दीजिए, मत ज्यादा मारिए पाकिस्तान को। तो पाकिस्तान के ऊपर ओनस आ गया है कि हमारे ऊपर भारत हमला ना करे, ये जिम्मेदारी अब पाकिस्तान की होगी। पाकिस्तान ही सुनिश्चित करेगा कि अब कोई आतंकवादी गतिविधि कम से कम भारत की जमीन पर ना चले। और जाहिर तौर पे जिस तरीके से पाकिस्तान एक्सपोज हुआ है, अब यूएस भी कहेगा तो हमने एक बार तुम्हें बचा लिया है, अगली बार गलती करोगे तो हम भी नहीं छोड़ेंगे। तो अब पाकिस्तान, मुझे लगता है कि आतंकवाद को पूरी तरह से खत्म करने की तरफ आगे बढ़ेगा। हालांकि काफी हद तक खत्म हम लोगों ने कर लिया, उनके 6 आतंकी ठिकानों को नष्ट कर दिया, उनके जो आतंक के आका लोग थे उनको मौत के घाट उतार दिया। तो अब पाकिस्तान के लिए भी रास्ता काफी ज्यादा साफ हो गया है। शुभंकर, पाकिस्तान एक बिगड़ेल बच्चा है, बदमाश बच्चा है, बच्चा ही कहूंगा मैं तो उसको, जिसका कान मरोड़ दिया है बहुत जम के। लेकिन अब वही है कि कान तो आप मरोड़ देते हैं, बच्चा थोड़ी देर बाद भूल जाता है अपनी हरकतें, फिर बात आता है नहीं आता है। तो देखिए, दोनों तरह के सवाल आएंगे अब इसमें। शांति तो हमेशा दुनिया के लिए बहुत अच्छी चीज है और भारत तो शांति का पक्षधर है, कभी पहले हथियार नहीं उठाता जब तक आप छेड़े नहीं, और लेकिन कोई अति करे तो क्या करे। लेकिन दोनों तरह की राय है। अभी ये भी बहुत सारी राय हमने 3 दिन में बात की कि भाई एक बड़ा मौका है, पाकिस्तान को ऐसा सबक सिखाएं या उसको इस लेवल पे ले जाके छोड़े कि वो फिर सिर ही ना उठा पाए। अब जब इस जंक्शन पे बात आई है, इसको आप एज ए मिलिट्री पर्सन कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इसमें इमोशन भी है और इसमें स्ट्रेटेजी भी है, दोनों चीजें हैं। विपिन जी, देखिए मेरे दिमाग में कुछ चीजें चल रही हैं जो अभी जो सीजफायर का फैसला है उसके बाद से। पहला, ये एक टाइम बाउंड फैसला है जो 12 तारीख की 12 बजे तक के लिए अभी माना जा सकता। क्या ये 12 तारीख की 12 बजे के बाद कंटिन्यू होगा या उसमें कोई चेंज आएगा, अभी कहना थोड़ा सा मुश्किल है। दूसरा पॉइंट ये है कि जो हमारी स्टेटेड पोजीशन आज तक थी कि इंडिया और पाकिस्तान के बीच के सारे इश्यूज बायलैटरल इशू होंगे, और जिस तरीके से यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट रूबियो मार्को का स्टेटमेंट आया है कि एक न्यूट्रल वेन्यू पे अगले डिस्कशंस होंगे। तो पहला पॉइंट ये है कि क्या ये अमेरिकन इंटरवेंशन पे हुआ है, दूसरा न्यूट्रल वेन्यू पे सिर्फ डिस्कशन में दोनों पार्टीज हमारी रहेंगी या कोई थर्ड पार्टी इंटरवेंशन वहां भी होगा। थर्ड पॉइंट उतना इंपॉर्टेंट है कि पाकिस्तान की, जैसा आपने बताया कि वो बदमाश बच्चा है, बदमाश बच्चा तो नहीं, मतलब बच्चा तो खैर कहना बच्चों को थोड़ा सा मतलब बच्चों के लिए ठीक नहीं रहेगा, तो पाकिस्तान की जो बदमाशियां हैं उसको देखते हुए ये गारंटी कौन देगा और किस तरीके से पाकिस्तान भी ये गारंटी देगा कि उनकी तरफ से कोई दूसरा टेरर एक्ट नहीं होगा, इसका कहना बड़ा ही मुश्किल है। और इस चीज की गारंटी तो मेरे ख्याल से खुद भगवान भी नहीं दे सकता कि पाकिस्तान की तरफ से ऐसी कोई हरकत दोबारा नहीं। अगला पॉइंट ये है कि क्या हमारी जो टॉक्स एंड टेरर दे कांट गो टुगेदर, इसकी स्टेटेड पॉलिसी में कोई बदलाव आया है। फिर उसके बाद जो हमारा इंडस वाटर ट्रीटी और जो डिप्लोमेटिक एक्शंस हमने लिए थे, क्या उसमें कोई बदलाव आएगा।
बिल्कुल, ये बड़ा सवाल आपने कहा शुभांकर कि ये जो हम लोगों ने दूसरी जो पाबंदियां लगाई थी, आर्थिक पाबंदी और नॉन मिलिट्री जो हमने रिस्ट्रिक्शंस लगाए थे पाकिस्तान पे, उस पर हमारा रुख क्या होना चाहिए। ब्रिगेडियर विलियम साहब हैं हमारे साथ, जुड़ गए। ब्रिगेडियर साहब, ये जो दूसरी चीजें हैं, इस पर आपके हिसाब से भारत का रुख क्या रहना चाहिए? हम लोग सीज फायर तो के लिए तैयार हो गए हैं। देखिए, पहली चीज तो मेरे ख्याल से हम लोग को सल्यूट करना चाहिए अपने जवानों के लिए, अपने तीनों आर्म फोर्सेस के लिए, कि ये स्टेट ऑफ सीज फायर 3 दिन में लिया है विदाउट डिक्लेयरिंग अ वॉर। वॉर का डिक्लेरेशन भी नहीं हुआ, लेकिन सीज फायर हो गया, क्योंकि जिस तरीके से हमारे जवानों ने अपना पूरा मोटिवेशन दिखाया है और प्रोफेशनलिज्म दिखाई है और एपेक्स लेवल पर जो लीडरशिप दिखाई है, मेरे ख्याल से वो सबसे अहम रखता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट मार्केट्स इज सेकेंडरी, बट ये हमें शुरू करना चाहिए इसके कि हमारा जो कमिटमेंट था वो हमने सिर्फ 3 दिन में दिखा दिया है। अब ये जो बाकी चीजें हैं, IWT और जो बाकी जैसे कि बताया अभी कि कई चीजें जो शर्तें लगाई गई हैं, वो शर्तें जो है अभी डिटेल्स में आएंगी, किस तरीके से आएंगी, किस फॉर्मेट पे आएंगी, वो अभी हम नहीं कह सकते हैं। लेकिन दैट इज सेकेंडरी, डेमोन्स्ट्रेशन तो कर दिया है। टारगेट जो हम लोग मांग रहे थे और जो पॉलिटिकल एम हमारा था, मिलिट्री एम जो था, वो अचीव कर लिया। और साथ ही में 3 दिन में हमने उनका घुटने क्या बल्कि उनकी पीठ तोड़ दी है। और मैं सोचता हूं अभी इस वक्त जो है ज्यादा कहना हम लोगों के लिए ठीक नहीं होगा। हम लोगों को जो है वेट एंड वॉच करना है, क्योंकि सीज फायर तो हो गया है विदाउट डिक्लेरेशन ऑफ अ वॉर, और अगर वॉर होती तो पाकिस्तान का क्या हाल होता है। और मैं सोचता हूं कि यही हम लोगों की ताकत है, पॉलिटिकल रिजॉल्व है कि हम मार सकते हैं जहां पर हमें चाहिए मारना, एट अ पॉइंट ऑफ आवर चूजिंग, एट द टाइम ऑफ आवर चूजिंग। और अगर दोबारा इस तरीके से हरकत जब ये कह रहे हैं ब्रिगेडियर साहब जो आप ये कह रहे हैं, तो अभी अभी एक जो सूत्रों के हवाले से खबर आ रही है, हालांकि सरकार ने इस पर कोई औपचारिक बयान नहीं दिया है, कि इंडस वाटर ट्रीटी जो है अभी भी एबियंस में रहेगा, यानी उस पर जो भारत सरकार ने सख्ती की है उसको अभी हटाया नहीं है और ना तो अभी हटाने पर विचार कर रहा है। ये अपने आप में बड़ी बात है, क्योंकि हमने सीज फायर कर लिए हैं, लेकिन अभी भी हम पाकिस्तान पे बहुत भरोसा नहीं कर सकते। उनको पहले अपना भरोसा जीतना होगा। और मुझे लगता है कि इंडस वाटर ट्रीटी को एबियंस में रख करके जिस तरीके से पाकिस्तान की कमर तोड़ने की कोशिश हम लोगों ने की थी, वो पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ा मुसीबत है। पाकिस्तान वो बिल्कुल चाहे कि हम ऐसा कुछ दिखाएं कि हम बिल्कुल अब आतंकवाद को प्रश्रय नहीं देंगे, आप प्लीज इंडस वाटर ट्रीटी के जरिए पानी यहां पे आना शुरू कर दीजिए। शुभांकर, ये अगर मैसेज जाता है भारत की तरफ से तो कितनी बड़ी बात होगी? पाकिस्तान का क्या रुख होना चाहिए सर? लक्ष्मण, मैं आपका आखिरी लाइन नहीं सुन पाया। पाकिस्तान का क्या? पाकिस्तान क्या ये तैयार हुआ कि हम अपने आप को डेमोन्स्ट्रेट करें कि हम अब आतंकवाद के साथ नहीं है, न तो साथ देंगे, आप मेरा इंडस वाटर ट्रीटी जो एबियंस में रखे हैं उसको फिर से बहाल कर दीजिए? अगर ऐसा होता है तो मुझे लगता है कि भारत सरकार को कम से कम 3-4 साल का समय लेना चाहिए। 3-4 साल तक पाकिस्तान एक अच्छे बच्चे की तरह विपिन जी की भाषा में बिहेव करके दिखाए, तो क्या हम उसको कोई लॉलीपॉप पकड़ाएं। तब तक मेरी अपनी राय ये है, इंडस वाटर ट्रीटी को हमने एविडेंस में किया है और हमें इसको एविडेंस में ही रखना चाहिए और अपनी ऐसी क्षमता डेवलप कर लेनी चाहिए कि ना सिर्फ ईस्टर्न रिवर्स बल्कि वेस्टर्न रिवर्स का भी पानी हम अपने लिए यूज कर सकें। उसके बिना पाकिस्तान को काबू में रखना बहुत मुश्किल है। पाकिस्तान कश्मीर को जगलर स्पेन बोलता है, जबकि इंडस वाटर ट्रीटी जो है वो पाकिस्तान की जगलर वेन है और हमने ये चीज समझी हुई है और पाकिस्तान को भी ये पता है। तो अब हमारे लिए सबसे ज्यादा जरूरी है कि अगर इस ट्रीटी जो सीज फायर है इनके टर्म्स में अगर इंडस वाटर ट्रीटी को फिर से बहाल नहीं किया जाता है तो ये हमारी सबसे बड़ी जीत मानी जा सकती है। लक्ष्मण जी, दीपक शेनॉय साहब जुड़ गए इस वक्त हमारे साथ, फाउंडर है कैपिटल माइंड के। शेनॉय साहब, स्वागत है आपका। तो भारत और पाकिस्तान के बीच फिलहाल सीज फायर हो गया है, कुछ शर्तें जरूर है और आगे कुछ और चीजें डिस्कस होंगी 12 तारीख को, लेकिन फिलहाल के लिए तो एक युद्ध विराम है। मार्केट के लिए राहत की सांस शायद होती है। जी दीपक सर, आप थोड़ा अगर रेंज में आए, क्योंकि आपसे कनेक्शन। हेलो,
हाँ, दीपक शनाया साहब की आवाज चली गई, शायद उनका नेटवर्क कमजोर है जहां पे वो हैं। दीपक शनाया साहब का फिर दोबारा से हम आएंगे। हमारे साथ सुनील सुब्रमण्यम साहब जुड़ चुके हैं। सुनील जी, अभी हम लोगों ने जिस तरह की डिटेल निकल करके सामने आ रही है कि हमने सीज फायर कर दिया, लेकिन पाकिस्तान पे अपना नजर बना के रखेंगे, अभी शिकंजा कसा हुआ रखा ही जाएगा, ये सब चीजें तो बाजार को चिंतित तो करेंगे नहीं, क्यों? क्योंकि देखिए, एक चीज मानना पड़ेगा कि पाकिस्तान की ओर से दो चीज सामने है। एक कि उनके जो अटैक को हमने पूरी तरह दुरुस्त कर दिया, दैट इज वी हैव डिफेंडेड कंप्लीटली, तो उनका कोई नुकसान नहीं कर, तो उनकी ओन अटैक कैपेबिलिटी पे उनका भी डाउट है, नंबर 1। नंबर 2, हमारी जो इंटेलिजेंस की बात, पहलगाम के टाइम में इंटेलिजेंस फेलियर की बात हो रही थी, मगर इतनी हमारी इंटेलिजेंस एक्यूरेट थी कि हमने टेरर के जो भी हेडक्वार्टर्स है उनको सही तरह से मारा। तो पाकिस्तान भी इसे हैरान हुआ होगा। तो अब उनके मन में जानकारी होगी कि हम इंडिया के खिलाफ अभी लड़ नहीं सकते इस हालत में, क्योंकि जो भी हमारे पास थे, शायद उनकी ड्रोन की भी टोटल जो थी कैपेसिटी उन्होंने पूरा इस्तेमाल कर दिया अभी, और ड्रोन शायद उनके पास नहीं थी। तो एक वीकेंड स्टेट में उन्होंने ये अग्री किया है सीज फायर, नंबर 1। नंबर 2, यूएस का हाथ पाकिस्तान से बात करने में, रूबियो जी ने बात किया शहबाज शरीफ के साथ और उनको बताया कि देखिए आप ये करिए, नहीं तो हम पूरा एड जो भी है बंद करा देंगे। कुछ तो धमकी यूएस ने दिया होगा कि सीज फायर को समझे। तो फ्यूचर के लिए उनके मन में यह भी होगा कि यूएस का सबसे बड़ा वोट है आईएमएफ के अंदर भी, या वो जो डिसीजन है, इस बार यूएस ने कहा कि हमने अपोज नहीं किया, फ्यूचर में हम तुम्हारा पूरा फाइनेंशियल टाइट कर सकते हैं, F-16 और प्लेन है उसके स्पेयर नहीं देंगे। तो मेरा मानना है कि ये सब एक कंट्रोलिंग फैक्टर है जो वापस मेरे ख्याल में अगले साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल में नहीं हो सकता है, इसके बाद शायद देखेंगे। तो इसलिए मार्केट इसमें इसके कारण कोई चिंतित स्थिति में नहीं रहेगा। विचार ठीक है, तो मार्केट इसमें चिंता नहीं करेगा। शनाया साहब जुड़ गए। शनाया साहब, सॉरी उस समय लाइन थोड़ी पुअर थी, लेकिन आई होप आप मुझे सुन पा रहे हैं। आप तो बात वही कि बाकी खबर से तो आप अवगत है, लेकिन सीज फायर दोनों देशों के बीच है, कुछ शर्तों के साथ है। अभी 12 तारीख को फिर से कुछ चीजें फाइनलाइज होंगी। फिलहाल मार्केट के लिए राहत की सांस? हाँ जी, थोड़ी सी राहत की सांस तो होगी बिल्कुल, क्योंकि अगर एस्केलेट हुआ तो हमारी इकोनॉमी उनसे बहुत ज्यादा बड़ी है। और ये भी देखें, उन्होंने अपना एयर स्पेस बंद कर दिया था, बिल्कुल हमारे प्लेन्स तो नॉर्मली चल रहे थे। तो इस वजह से आई थिंक वी हैव मच बिगर इकोनॉमी। तो हमें अब इकोनॉमी पे एटलीस्ट हम लोग अब ध्यान दे सकते हैं और रिजल्ट्स को ज्यादा अहमियत या इम्पोर्टेंस दे सकते हैं, क्योंकि जो अभी तक 2 हफ्ते से बात चल रही थी वो सिर्फ वॉर के बारे में थी, कहाँ जाएगा, क्या करेगा। अब रिजल्ट्स के बारे में बात करेंगे और चर्चा एटलीस्ट इकोनॉमिक क्षेत्र में चली जाएगी एटलीस्ट। आई थिंक दैट इज अ गुड थिंग। बाकी तो मतलब रिलीफ तो बिल्कुल आई थिंक इसलिए भी है कि सिविलियन और बच्चों और इसकी जो अगर कोई वॉर इंक्रीज हो जाता है यहाँ से, तो उसमें ज्यादा सिविलियंस को ज्यादा इफेक्ट होता है नॉर्मली। और इसमें ये भी एक बहुत वॉर में कोई जीतता नहीं है, कोई बस कम हारता है, कुछ लोग ज्यादा हारते हैं उससे। लेकिन जो उसमें मैं वॉर को ट्रिवियलाइज नहीं करूंगा, लेकिन यही कहूंगा कि बिल्कुल इट्स टाइम फॉर अस टू नाउ लुक एट आवर इकोनॉमी, लुक एट आवर कंपनीज एंड परहैप्स अप आवर डिफेंस बजट एज वेल। बिल्कुल शनाया साहब, आपने बड़ी अच्छी बात कही कि वॉर में कोई जीतता नहीं, कोई कम हारता है, कोई ज्यादा हारता है। ये इकोनॉमी के लिहाज से तो बिल्कुल परफेक्ट बैठता है। हमारे साथ गुरमीत चड्ढा साहब हैं, कंप्लीट सर्कल के। गुरमीत चड्ढा साहब, सीज फायर हो गया है, राहत की सांस ले बाजार के लोग? राहत की सांस तो आई थिंक पाकिस्तान ले रहा होगा सर, है ना। और अभी तो भारत ने सिर्फ जो है डिफेंड किया है, हमने अटैक तो किया ही नहीं था। तो शायद 5-10% भी शायद अपनी शक्ति का प्रदर्शन नहीं किया। बट देखिए, बाजार डेफिनेटली रिलीफ फील करेगा। और मैं हमेशा ये बोलता आया हूँ कि हम देश पे हमें ट्रस्ट करना चाहिए। भारत एक बहुत बड़ी शक्ति के रूप में उभर रहा है, तो इकोनॉमिक हो, मिलिट्री हो। आप देखिए जो हमारी डिफेंस रेडीनेस थी, जिस तरीके से हमने हर चीज इंटरसेप्ट करी, जो हमने ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, मिसाइल को इंटरसेप्ट किया, और ये जो निवेश हुआ है डिफेंस सेक्टर में पिछले 8-10 साल में, तो बाजार ने भी दिखाया वहां वैल्यूएशन करके। तो आई थिंक डेफिनेटली रिलीफ होगा। और हमारे लिए तो टेम्पररी मार्केट वाइज रिलीफ है, पाकिस्तान के लिए इकोनॉमी मार्केट वाइज हर तरीके का रिलीफ। नहीं, एक चीज गुरमीत साहब पूछना चाहूंगा कि जब भारत ने
आतंकवाद के ठिकानों पर हमला किया पहले दिन, उसके बाद भी बाजार में वो पैनिक दिखा नहीं। दूसरे दिन भी जब चला तब भी वो पैनिक नहीं दिखा, थोड़ा बहुत करेक्शन आया। तो मुझे लगता है कि बाजार कभी सहमत था ही नहीं इन सब चीजों से। आपने एक बड़ी अच्छी बात कही जो मुझे बहुत अच्छा लगा, दिल को छू गया, कि राहत की सांस तो पाकिस्तान ले रहा होगा। हमने तो अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया ही नहीं। जब हम अपने शक्ति का 2-3% प्रदर्शन कर रहे थे और वॉर जैसे हालात की बात लोग कर रहे थे, तब भी बाजार घबराया नहीं। इसका मतलब बाजार का फंडामेंटल बिल्कुल मजबूत है और यहां से बाजार के लिए और कहीं कोई टेंशन है ही नहीं। जी, सबसे बड़ी बात आप देखिए, मैं ना रिटेल निवेशकों को एक सैल्यूट करना चाहूंगा। आपने देखा होगा कोविड में एसआईपी बुक 8,000 करोड़ से 5-5,500 करोड़ आ गई थी। इस पूरे 6 महीने के करेक्शन में, चाहे वो टैरिफ रहा हो, ईरान इजराइल कॉन्फ्लिक्ट रहा हो और अभी हमारे बॉर्डर पे कॉन्फ्लिक्ट रहा हो, एसआईपी बुक 26,300 हो गई है अप्रैल में। तो ये जो रिटेल इन्वेस्टर्स ने एक मेच्योरिटी दिखाई है, और ये मैं सबको बोलता हूँ बार बार कि लॉन्ग रन में डिसिप्लिन जो है वो इंटेलिजेंस और टाइमिंग को बीट करेगा। और जो एक जो ट्रस्ट है, इतने आज 11-12 करोड़ यूनिक इन्वेस्टर्स हैं, उसका ट्रस्ट जो है वो साबित हो रहा है। और आप इंस्टीट्यूशनल फ्लोज भी देखिए, मैं हमेशा बोलता हूँ कि प्राइस एक्शन बहुत कुछ बताता है, फ्लोज बहुत कुछ बचाते हैं। अगर आप एफआईएस का नंबर देखें पिछले कुछ दिनों से, तो नंबर में हमें सेलिंग सिर्फ फ्राइडे को देखने को मिली है, नहीं तो कैश बाइंग रही पूरे महीने अप्रैल में भी और मई में भी। उसके अलावा आप देखिए मैक्रो बहुत, अभी क्या है वॉर, हम कई बार बेसिक फंडामेंटल बाजार के इग्नोर कर देते हैं। आप देखिए हमारी डील हुई यूके के साथ, इसका मतलब हमारी इंडिया विल बी द फर्स्ट कंट्री की जिनकी बाकी कंट्री से डील होगी। यूएस में फेड बॉन्ड बायबैक कर रहा है, पहली बार इतना बड़ा लिक्विडिटी इन्फ्यूजन किया है, रेट कट नहीं किया है बट अब बॉन्ड मार्केट में इंटरवीन कर रहा है। ब्रेंट $60 है, जीएसटी नंबर अच्छे हैं, तो बेसिक मैक्रो सेटअप तो बहुत ही अच्छा है। अर्निंग अभी तक का थोड़ा सा बेटर है, तो ये मैटर ऑफ टाइम था। और ये हमेशा जब भी ऐसी कोई अपॉर्चुनिटी आए, बस निवेशक को एक ही समझ में आ गई है कि इससे घबराना नहीं है और अपना जो फाइनेंशियल प्लान है उस पे हमारे साथ दीपक शनाज साहब भी जुड़े हुए। दीपक शनाज साहब, एक चीज मैंने देखा कि इस तमाम उथल पुथल के बावजूद एफआईआई जो पिछले दिनों भर के बेच के जा रहे थे, उन्होंने अपना हिम्मत नहीं छोड़ा, वो पैसा लगाते रहे। उनको इस बात से बिल्कुल भी डर नहीं था। ऐसा लगता है कि उनको पता था कि ये सब थोड़ी बहुत दिनों की बात है, भारत फिर से आगे बढ़ता रहेगा। शायद यही था। आई थिंक लोग भी ये समझ रहे थे कि एस्केलेट नहीं होगा और एक जब वॉर खत्म हो जाएगा तो हमारी इकोनॉमी वापस दिखने लगेगी, एटलीस्ट कि वो अच्छी है इन टर्म्स ऑफ स्टेबिलिटी, गवर्नमेंट के फाइनेंसेस अच्छे हैं, आरबीआई के रेट्स कम किए हुए हैं और हमारी ग्रोथ आई थिंक 6.57% की तरफ जाने की आई थिंक संभावना है एटलीस्ट नेक्स्ट 2-3 ईयर्स में। लेकिन ये भी जरूर है कि एफआईआई जो करते हैं वो उसका कोई मतलब नहीं होता है। वो कभी कभी इसलिए भी निकाल लेते हैं कि उनको पैसों की जरूरत होती है या फिर किसी और कंट्री में उनको इन्वेस्ट करना होता है, तो वो उसके हिसाब से आई थिंक उनके पिछले 1 साल में हमारी इकोनॉमी तो डिसेंट ही कर रही थी, लेकिन उन्होंने काफी 2 लाख करोड़ से ज्यादा उन्होंने पैसे निकाले और जब वापस आने लगे तो वॉर का टाइम था तो फिर भी वो इन्वेस्ट कर रहे थे। तो उनसे मतलब कुछ इकोनॉमिक आई थिंक उम्मीद नहीं रखनी चाहिए। उनका नजरिया कुछ में कोई और फैक्टर्स भी होंगे। बिल्कुल, एफआई को बहुत ज्यादा, एफआई को लेकर बहुत उन पर भरोसा मत करिए और ठीक है अपना हिसाब से चलते हैं। लेकिन एक बात जो हमें पिछले दिनों सुनील सुब्रमण्यम साहब ने कहा था, जो जुड़े हुए भी हैं, गुरमीत साहब और दीपक शनाज साहब हमारे साथ जुड़े रहिए। एक बार सुनील जी को बीच में जोड़ लेता हूं। सुनील जी, आपने कहा था कि ये जो है एफआई के लिए टीना फैक्टर, उनके पास कोई और जाने का रास्ता है नहीं, लेकिन मैं अब सवाल वहां से थोड़ा सा अलग हटाता हूं। वो सवाल लेकर तीनों गेस्ट आपके पास आऊंगा मैं कि यूके एफटीए हुआ, यूके एफटीए का ऐलान ऐसे समय में हुआ जब भारत पाकिस्तान के बीच में तनाव बढ़ चुका था। यूएस ने कहा कि हम डील करने वाले हैं, ऐसे समय में कहा जब ये तनाव बढ़ चुका था। तो जिस सेक्टर को जितना बढ़ना चाहिए था उस हिसाब से रिएक्ट नहीं कर पाया। आपको लगता है अभी पोटेंशियल बचा हुआ उन सेक्टर में, उन कंपनियों में जो इन दोनों डील से फायदेमंद होने वाले हैं? स्पेशली लेबर ओरिएंटेड सेक्टर्स जैसे टेक्सटाइल्स हो या लेदर हो, क्योंकि आपने यूकेएफटीए में देखा कि हमने लेबर ओरिएंटेड पे ज्यादा ध्यान दिया हमारी तरफ से। तो सिमिलरली अमेरिका की बीटीए में भी मेरा यही कोशिश और फोकस होगी और इसीलिए मेरा मानना है कि यहां पर जो एक मैन्युफैक्चरिंग, लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग का सेक्टर जो वॉर के कारण और ये टेंशन के कारण उतना बढ़ नहीं सका, अब उस पर ज्यादा फोकस आएगा। और एफआईएस की बात करें ना,
उन्होंने भी क्यों ऐसे दिया कि उनको पता था कि ये जो करेक्शन आ रहा है टेंशन के कारण, वही दाम, वही उनको माल अभी सस्ते में मिल रहा है। तो एक लॉन्ग टर्म व्यू से वो जो कह रहे थे, हम भी अपने आवाज अड्डा प्रोग्राम में कह रहे थे कि अभी डिप्लॉय कीजिए धीरे धीरे अपना कैश। तो डेफिनेटली एक सेक्टरल व्यू में मैं मैन्युफैक्चरिंग का, लेबर ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग का सबसे अव्वल नंबर इन टर्म्स ऑफ, क्योंकि जब यूएस बीटीए अनाउंस होती है यही सेक्टर सामने दिखेंगे कि इंडिया ने नेगोशिएशन पे उसे फ्रंट लीड पे डाला है, इसमें कोई डाउट नहीं होगी, क्योंकि गवर्नमेंट के सोच भी यही है कि एम्प्लॉयमेंट जनरेशन को इंपॉर्टेंस दिया जाए, वो तो डाउट ही नहीं है। तो डेफिनेटली इन सेक्टर पे मेरी फोकस ज्यादा होगी इस टेंशन के हटने के बाद। गुरमीत सर, एक जो यूके एफटीए की बात चली है, तो ऑटो सेक्टर बड़ा ही बेनिफिशियल सेक्टर माना जा रहा था। हालांकि थोड़ा बहुत रिएक्शन देखने को मिला, लेकिन अब ये सारे बादल छट गए हैं, तो ऑटो सेक्टर यहां से ज्यादा अट्रैक्टिव रहेगा। देखिए मिक्स्ड है ऑटो का। हमें क्या दिख रहा है, एक कुछ लीडरशिप दिख रही है यहाँ पे। इंडिया यूके डील से हो सकता है स्पेसिफिक न्यूज से शायद टाटा मोटर्स को बेनिफिट मिले, क्योंकि जेएलआर का मेन शिपमेंट यूके से होता है और यूएस लगभग 25-30% मार्केट है का। तो सिलेक्टिव कुछ न्यूज बेस्ड एक्शन हो सकता है, बट एक लीडरशिप देखने को मिली है ऑटो में। जैसे आप देखिए टू व्हीलर्स में टीवीएस का क्लियर लीडरशिप देखने को मिला है। आप वो मंथ ऑन मंथ नंबर्स देखिए, फाडा का डेटा देखिए, उनका जो मार्जिन प्रोफाइल देखिए, डेट रिडक्शन देखिए, चाहे वो iQube हो ईवी में, चाहे प्रीमियमाइजेशन सेगमेंट हो 125cc में, टीवीएस का एक लीडरशिप है। एक्सपोर्ट्स में भी उन्होंने रिलेटिवली बेटर किया है बजाज से और बाकी से। तो आई थिंक टीवीएस ने टू व्हीलर में क्लियर लीडरशिप दिखाई है। सिमिलरली एमएनएम के आप नतीजे देखिए आए, बीच में स्टॉक 2300-2400 आ गया था जब ऑटो रिलेटेड एक नेगेटिव न्यूज थी टैरिफ्स को लेके, पर बहुत स्मार्ट रिकवरी आई है। एसयूवीज में मुझे ऐसा लगता है कि 25% मार्केट शेयर लगभग हो गया है या हो जाएगा इस क्वार्टर। ट्रैक्टर सेल में वॉल्यूम ग्रोथ है, और ट्रैक्टर सेल में वॉल्यूम ग्रोथ रूरल इकोनॉमी के लिए बहुत अच्छा जो है संकेत है कि पिछला क्रॉप भी अच्छा है और अगले क्रॉप के लिए भी ऑप्टिमिज्म है। तो एमएनएम में लीडरशिप वहां दिखाई है। सिमिलरली हमने ऑटो कंपोनेंट्स में भी लीडरशिप बनते देखी है कुछ एक स्टॉक्स में। तो यहाँ पे थोड़ा सिलेक्टिव होने की जरूरत है, और मुझे लगता है कि अभी ब्रॉड जब तक ट्रेड डील होंगी, ट्रीटीज होंगी, तब शायद बेटर वैल्यू वो बनेगा। बट हाँ, बहुत सारे पॉकेट्स में वैल्यूएशन कंफर्ट आया है ऑटो में और ऑटो एंसिलरी स्टॉक्स में भी। बिल्कुल गुरमीत सर, आप हमारे साथ बने रहे। दीपक शनाय साहब, मैं आपसे समझना चाहता हूं कि यूके एफटीए में सरकार ने एक काम जो किया कि एग्री सेक्टर को बाहर रखा है, एग्री सेक्टर पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। आपको लगता है कि जब ट्रेड डील होगी यूएस के साथ, तो यही फॉर्मूला रहेगा? एक तरह से भारत ने दिखा दिया, देखो जी हम यूके के साथ भी नहीं किया, आपके साथ भी कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। एग्री रिलेटेड सेक्टर जो है उनको चिंता करने की जरूरत नहीं होनी चाहिए, या फिर कोई और सेक्टर आपको दिख रहा है इस पूरे सिनेरियो में? वेल एक्चुअली मेन एग्री सेक्टर में तो हम कभी पीछे हटते ही नहीं है, क्योंकि वो हमारे लिए भी प्यारा सेक्टर है और अमेरिका के लिए भी प्यारा सेक्टर है। तो वो किसी और को अपने फूड्स की मतलब जो कॉर्न है, जो बाकी जो चीजें उन्होंने काफी नॉन ट्रेड बैरियर्स भी डाल दिए हैं। तो मुझे ये नहीं लगता है कि उससे इस ट्रीटी में कोई एग्री को ज्यादा कुछ बेनिफिट होगा या फिर कुछ चेंज होगा। लेकिन फ्री ट्रेड एग्रीमेंट तो बिल्कुल ही नहीं होगा, वो मोस्टली एक टैरिफ एग्रीमेंट होगा कि हम 10% टैरिफ तो हर कंट्री पे लगा रहे हैं, वो हमारे पे 10% लगाएंगे। और फिर बात थोड़ी सी हम लोग अपनी हमने जो ज्यादा टैरिफ लगाए हुए कुछ चीजों पे, जैसे अल्कोहल हुआ या फिर मोटरसाइकिल्स हुए, वो उस पर वो थोड़ा सा रैशनलाइज कर देंगे या फिर कम कर देंगे। और हमारी कंपनीज अब थोड़ी सी स्टेबल हो गई हैं, जो ऑटो कंपनीज हैं। हमें उनसे ज्यादा डरना भी नहीं चाहिए कि बाहर से कोई आके हमारे सारे मोटरसाइकिल की मार्केट वो हमसे छीन लेगा। वो आई थिंक वो फियर नहीं रहा है। तो उस वजह से मुझे ये नहीं लगता है कि उससे ज्यादा कुछ इम्पैक्ट होगा। और अमेरिका वर्ल्ड का सबसे ज्यादा बड़ा सर्विस एक्सपोर्टर है। तो सर्विस पे वो अपनी वो टैरिफ्स या कुछ नहीं लगाएंगे, और हमारे सर्विसेज पे वो शायद टैरिफ्स नहीं लगाएंगे, और मतलब फिर उनको फायदा नहीं होगा। तो मुझे ये लगता है कि अभी जो मेन चीज है वो आई थिंक मोस्टली डिफेंस कोलैबोरेशंस होंगी, और डिफेंस कोलैबोरेशंस और न्यूक्लियर पावर में आई थिंक थोड़ा सा आई थिंक वी कैन डू समथिंग टुगेदर। बट बाकी मुझे ये नहीं लगता कि इसमें हमें ज्यादा एक्सपेक्ट करना चाहिए फ्री ट्रेड एग्रीमेंट में। यही होगा कि टैरिफ्स पक्की हो जाएंगी, जो 10% है वो 10% ही रहेंगी।
गुरमीत जी, ये तो थोड़ा हमने मीडियम टर्म या शॉर्ट टर्म व्यू की बात की। थोड़ा लॉन्ग टर्म अगर इसे देखें, थोड़ी सी मैक्रो पिक्चर अगर देखें कि अभी फिर से एक बार चाइना +1 की बात होने लग गई थी कि एप्पल की फैसिलिटी इंडिया आ सकती है और भी दूसरी जुड़ी हुई चीजें। और ऑफ कोर्स ये जो वॉर हो चली थी या लग रहा था कितना एस्केलेट होकर फुल ब्लोन वॉर हो जाएगी, तो उसका धक्का लगता है क्योंकि वॉर की अपनी एक इकोनॉमी है। अब जबकि ये नहीं है और लगता भी नहीं कि अब यहां से ये एस्केलेशन कोई इस लेवल पे जाएगा, छोटी मोटी चीजें हो सकती है, लेकिन अभी तो फिलहाल हम इसे माने कि टल गए। उस लिहाज से अब मार्केट उस बड़ी पिक्चर को कैसे देखेगा? मतलब मैं मानता हूं कि तब और ज्यादा राहत की सांस है कि भाई वो जो सारे प्लान्स थे वो इंटैक्ट रहेंगे, इन्वेस्टमेंट आती रहेगी और बाकी सब चीजें एप्पल वगैरह तमाम ये चीजें शायद भारत की तरफ अभी भी बनी रहेंगी। तो देखिए, सिलेक्टिवली इंडिया बहुत गेन करेगा कुछ सप्लाई चेन्स पे, मैंने पहले भी किया है, और कुछ बहुत ट्रेडिशनल और जो नॉन ग्लैमरस सेक्टर है वहां पे बहुत गेन्स होंगे। जैसे टेक्सटाइल है, इंडिया को एक बहुत बड़ा डिसएडवांटेज था जो यूके की डील हुई और अभी यूके के साथ भी होगा, क्योंकि हम डेवलपिंग कंट्री में आते थे, बांग्लादेश जो है अंडर डेवलप्ड नेशन आता था, तो हमें 12% वैट लगता था, वहां पे ड्यूटी लगती थी। तो बहुत सारी इंक्वायरीज हो रही है, मेरे बहुत सारे क्लाइंट्स हैं एनसीआर में और त्रिपुर में जिनसे हम डील करते हैं, काफी इंक्वायरीज है यूके और ईयू लेबल्स की। तो मुझे लगता है टेक्सटाइल में कुछ बेनिफिट डेफिनेटली देखने को मिलेगा, और ये लेबर इंटेंसिव सेक्टर है, 90% वुमेन वर्कफोर्स है, तो इसके इकोनॉमिक के साथ साथ पॉलिटिकल बेनिफिट्स भी है। डिफेंस में मुझे लगता है रियार्म होगा वर्ल्ड। जो इंडिया ने डिफेंस रेडीनेस दिखाया है पिछले 2-3 दिनों में, जो हमारा जैसे हमने मिसाइल्स और ड्रोन्स को इंटरसेप्ट किया, रिपेल किया, जो हमने टेक्नोलॉजी दिखाई डोमेस्टिक है, जो हम पिनाका रॉकेट हो, आकाश तीर हो, तो मुझे लगता है कि भारत के लिए डिफेंस में एक्सपोर्ट अपॉर्चुनिटीज बहुत बड़े तौर पे उभर के आएंगे। लंबी स्टोरी है, शायद इमीडिएटली देखने को ना मिले, बट अगले कुछ क्वार्टर्स में आपको देखने को मिलेगा। अब मुझे लगता है बैंकिंग सेक्टर बहुत एक स्वीट स्पॉट पे है, उसका ज्यादा लिंकेज नहीं है ग्लोबल सप्लाई चेन से, बट आरबीआई रेट कट कर रहा है, पिवट हुआ है, लिक्विडिटी इन्फ्यूज हो रही है सिस्टम में, तो वहां पे फाइनेंशियल्स में मुझे वो बेनिफिट देखने को मिलेगा। और कई सिलेक्ट सेक्टर्स हैं जहां पे हमें लगता है एनर्जी है देखने को मिलेगा। तो मैक्रो पिक्चर बहुत अच्छा है, जैसा मैंने बोला आपको, मैंने बहुत समय बाद इतना अच्छा मैक्रो पिक्चर देखा है और वैल्यूएशंस रीजनेबल हो गए करेक्शन के बाद। दूसरा एक जो बड़ा शिफ्ट है मैक्रो पिक्चर के अलावा, वो यूएस एक्सेप्शनलिज्म है। हमने एक पहली बार मैंने अपने 20 साल के करियर में इक्विटी मार्केट के साथ साथ यूएस बॉन्ड्स को भी गिरते देखा है। यूजली बॉन्ड यील्ड्स जो है वो सॉफ्ट होती है क्योंकि फ्लाइट टू सेफ्टी होती है जब बड़ा करेक्शन आता है, तो थोड़ा पैसा मूव होगा यूएस ट्रेजरी से, जो बहुत ओवर ओनरशिप है यूएस के टेक स्टॉक्स की, ट्रेजरी की, ट्रिलियंस ऑफ डॉलर्स में ये कुछ पैसा मूव होगा। इसका बेनिफिशियरी गोल्ड भी है, डेवलपिंग मार्केट भी है, इमर्जिंग मार्केट इक्विटी और बॉन्ड्स भी है। तो एक बड़ा एलोकेशन शिफ्ट आपको देखने को मिलेगा सेंट्रल बैंक्स में, सॉवरेन फंड्स में, म्युनिसिपल फंड्स में, और इसका बहुत बड़ा बेनिफिशियरी भारत हो सकता है। जी बिल्कुल। तो ये सारी चीजें हैं, और एक बार देखिए कितनी कमाल की बात है। जब आज का दिन हम लोगों ने शुरू किया था, हम सबके लिए लंबा दिन है, ऑफ कोर्स लक्ष्मण जी, मेरे लिए जब सुबह 3-4 बजे कुछ खबरें आई थी और 6-7 बजे हम सारे लोग ऑन एयर हो गए थे, बिल्कुल एक अलग मूड था, अलग माहौल था, और शाम होते होते अब हम बिल्कुल डिफरेंट और अलग तरह की बात कर रहे हैं। तो बड़ी खूबसूरती है वक्त की। तो बड़ी खबर इस वक्त की यही कि जो भी कुछ चल रहा था फिलहाल उस पर विराम लगा है, जिसको हम युद्ध विराम कह रहे हैं। भारत और पाकिस्तान युद्ध विराम पे आए और इसीलिए हम ऑल ऑफ सडन मार्केट्स और तमाम इकोनॉमी की बातें दोबारा कर रहे हैं। तो इसी नोट के साथ आप सबका धन्यवाद देते हैं। बहुत लंबी और अच्छी बातचीत रही, लेकिन फिलहाल युद्ध विराम हो गया दोनों देशों के बीच। आगे उस पर और खबरें आती रहेंगी जिस पर आपको अपडेट करते रहेंगे, लेकिन फिलहाल आप सभी मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।